आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि हम क्या कर रहे हैं, एक टाइट्रेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं। किसके लिए? एक हमारे पास एक वीक डाई बेसिक एसिड है जो कि क्या है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसके आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट्स दोनों निकालने हैं। उसके लिए हम टाइट्रेशन करा के देख रहे हैं इसकी NaOH के साथ, और टाइट्रेशन मेथड का हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, इसके अंदर दो प्रोटोन्स है। एक हमारे पास OH का प्रोटोन है और एक COH का प्रोटोन है। ठीक है, तो अगर हम इसमें NaOH ऐड करेंगे, दोनों की स्टेप वाइज न्यूट्रलाइजेशन होगी। ठीक है, एक बार एक H+ की होगी और दूसरी बार दूसरे H+ की होगी। हमें क्या करना है, दोनों के आयनाइजेशन कांस्टेंट बताने हैं, और हमें कुछ कंडीशंस दिया है यहाँ पे। ठीक है, उसमें क्या बोला है कि अगर हम इस सॉल्यूशन ए का, जिसमें पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, उसका 25 ml ले रहे हैं और उसको टाइट्रेट कर रहे हैं 0.2 मोलर NaOH के साथ, और हम pH को मेजर कर रहे हैं, तो हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन आ रही है। अगर हम NaOH का वॉल्यूम 8.12 ml ले रहे हैं तो pH आ रही है 4.57, और अगर हम NaOH का वॉल्यूम 16.24 ले रहे हैं तो हमारे पास pH आ रही है 7.02, और ये शो कर रहा है हमारे सॉल्यूशन का फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगी एक H+ की। ठीक है, मतलब हमारा जो फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट है जिसपे एक H+ की कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगी, उसके लिए जो वॉल्यूम है NaOH का वो है 16.24 ml, और सॉल्यूशन की pH है 7.02। अब हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है, हमें इनके बेसिस पे इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि कौन सा H+ जो है वो स्टेप 1 में रिमूव होगा। ठीक है, अब H+ सबसे स्टेप 1 में सबसे पहले वही रिमूव होगा जिसके पास स्ट्रॉन्ग एसिडिक करेक्टर होगा। जिसके पास स्ट्रॉन्ग एसिडिक करेक्टर होगा वो फर्स्ट रिमूव होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक H+ आ रहा है एसिडिक ग्रुप में से और एक H+ आ रहा है OH ग्रुप में से। ठीक है, अब हमें पता है कि जो COH होता है उसकी जो हाइड्रोजन होती है वो ज़्यादा एसिडिक होती है, वो मोर एसिडिक होती है एज कम्पेयर टू OH ग्रुप की। ठीक है, अल्कोहलिक ग्रुप की। इसीलिए यहाँ पे जो COH ग्रुप की जो हाइड्रोजन होगी वो पहले रिमूव होगी एज कम्पेयर टू OH। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है, OH की हाइड्रोजन पहले रिमूव हो रही है, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है क्योंकि ये लेस एसिडिक होती है। ऑप्शन बी में COH की रिमूव हो रही है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। मतलब बी ऑप्शन में क्योंकि पहले COH की हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट में बोल रहा है कि दोनों की इक्वल रिमूव होगी, ऐसा नहीं होगा क्योंकि NaOH जो है वो पहले स्ट्रॉन्ग एसिड को ही न्यूट्रलाइज करेगा। और फोर्थ ऑप्शन में वाटर की ऑटो प्रोटोलिसिस हो रही है, ये भी इनकरेक्ट है। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में वो है ऑप्शन नंबर बी, कि पहले एसिड की H+ जो होगी वो रिमूव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमसे बोल रहा है सेकंड में कि pKa1 यानी कि पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का pKa1 क्या होगा, और उसके नेक्स्ट में वो बोल रहा है कि उसका सेकंड pKa यानी कि सेकंड आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम आयनाइजेशन कांस्टेंट निकाल ले दोनों Ka1 और Ka2 तो हम pK1 और pK2 निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम आयनाइजेशन कांस्टेंट इस टाइट्रेशन मेथड से कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अगर यहाँ पे अगर फर्स्ट प्रोटोन का आयनाइजेशन हो जाए, अगर फर्स्ट प्रोटोन का आयनाइजेशन हो जाए तो क्या बन जाएगा, तो जो हमारा नया एनायन बनेगा वो बनेगा क्या, COO-, क्योंकि H+ निकल जाएगा COH से और ये बन जाएगा OH। अब ये जो है इसकी H+ गेन करने की भी टेंडेंसी है और इसकी H+ लूज करने की टेंडेंसी है, मतलब ये एसिड की तरह भी एक्ट कर सकता है और बेस की तरह भी। तो ये क्या है, ये एक एम्फीप्रोटिक एसिड है, ये एक एम्फीप्रोटिक एसिड है। और जो ये एम्फीप्रोटिक एसिड होते हैं इनकी जो pH होती है ये होती है हाफ ऑफ pKa's, सम ऑफ pKa's। अब यहाँ पे इसके दो pK है तो ये pH हो जाएगी हाफ ऑफ pKa1 प्लस हाफ ऑफ pKa2। ठीक है, जितने भी हमारे एम्फीप्रोटिक एसिड्स होते हैं उनकी जो pH होती है वो होती है हाफ ऑफ जिनके डिसोसिएशन कांस्टेंट्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसके दो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, एक से गेन करने पर अगर ये H+ गेन करे तो वापस ये फर्स्ट वाला एसिड बन जाएगा यानी कि pK1 आ जाएगा उससे, और अगर ये लूज कर दे तो सेकेंड वाला एसिड सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट वो शो करेगा यानी कि pK2। तो pH है हाफ ऑफ pK1 प्लस pK2। ठीक है, अगर हमारे पास pK1 आ जाए तो pK2 हम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, pK1 को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब pK1 हम देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, pK1 मतलब क्या है, फर्स्ट आयनाइजेशन यानी कि फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट, फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट।
ठीक है। तो फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पे, अब हमें पता है इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होता है, जितना हमारे पास अमाउंट ऑफ एसिड होता है उतना हमारे पास क्या होता है, अमाउंट ऑफ बेस, मतलब दोनों का अमाउंट क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है इक्विवेलेंस पॉइंट पे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि अमाउंट ऑफ बेस कितना है। ठीक है, अब फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पे जो हमारा NaPH है वो कितनी है, 7.02, और वॉल्यूम ऑफ NaOH कितना है, 16.24 ml, और मोलैरिटी कितनी है NaOH की, 0.2, यानी कि मोल्स कितने होंगे इसके, बेस का अमाउंट कितना होगा, जितनी उसकी मोलैरिटी है इनटू में उतना उसका जितना उसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना है 6.24। ये तो आ गए हमारे पास ये ml में है, तो ये आ गए हमारे पास मिली मोल्स किसके, बेस के। ठीक है, मतलब जितने मिली मोल्स बेस के होंगे उतने ही एसिड के होंगे। ठीक है, अब एसिड का वॉल्यूम हमने कितना लिया था, 25 ml, इसकी मोलैरिटी हमें पता नहीं है क्योंकि मोलैरिटी हमें क्या करनी है, निकालनी है। ठीक है, तो मोलैरिटी हम निकाल सकते हैं अब इससे, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। तो जो अब मोलैरिटी आएगी इस एसिड की H2A की, वो कितनी आएगी, 0.2 इंटू 16.24 डिवाइडेड बाय 25, ये आ गई मोलैरिटी। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले एसिड की मोलैरिटी निकाली है इक्विवेलेंस पॉइंट का यूज़ करके। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है pKa1। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, बाकी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे रिएक्शन करा के देखते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था, अगर वॉल्यूम 8.12 ml है तो pH है 4.57। ठीक है, वॉल्यूम अगर 8.12 ml है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब H2A और इस OH माइनस के बीच में फिर से रिएक्शन करा के देखते हैं। ठीक है, तो अगर H2A जो है वो OH माइनस के साथ रिएक्शन करेगा तो बन जाएगा HA माइनस प्लस वाटर, ये बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने OH माइनस का कितना वॉल्यूम लिया है, 8.12, और इसकी मोलैरिटी कितनी है, 0.2, तो 0.182 इंटू 8.12, ये हो गई इसके मिलीमोल्स। ठीक है, इसके मिलीमोल्स हमारे पास आ गए। अब H2A की हमें कॉन्सेंट्रेशन पता है। ठीक है, H2A की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.2 इंटू 16.24 डिवाइडेड बाय 25, और इसका वॉल्यूम हमने कितना लिया था, इसका वॉल्यूम लिया था हमने 25। तो अब इसके मिलीमोल्स कितने हो जाएंगे, ये 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसके मिलीमोल्स हो जाएंगे 0.2 इंटू 16.24 मिलीमोल्स। अब हमें करानी है इन दोनों के बीच में रिएक्शन। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि इसका एक मोल जो है इसके एक मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इतने मोल्स ही इतने मोल्स के साथ रिएक्ट करेंगे ना, तो मतलब इसके मोल ज़्यादा है, तो इसके मोल्स में से इतने मोल्स माइनस करके रिमेनिंग मोल्स हो जाएंगे हमारे पास H2A के। ठीक है, तो OH माइनस के तो पूरे ही मोल्स रिएक्ट कर जाएंगे। यहाँ पे OH माइनस किसकी तरह एक्ट करेगा, एक लिमिटिंग रिएजेंट की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि ये कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है रिएक्शन में। ठीक है, और H2A के है 0.2 इंटू 16.24, तो इसमें से हम इतने मोल्स माइनस कर देंगे तो H2A के रिमेनिंग मोल्स आ जाएंगे, और वो कितने होंगे, 0.2 इंटू 16.24 माइनस 0.2 इंटू 8.12। ठीक है, तो इससे जो रिमेनिंग मोल्स आएंगे वो आएंगे 0.2 इंटू 8.12। ये क्या है हमारे पास रिएक्शन के बाद रिमेनिंग मोल्स। अब OH माइनस खत्म हो गया, और HA माइनस कितना बनेगा, जितना OH माइनस होगा, एक OH माइनस से एक HA माइनस बन रहा है, तो इतने OH माइनस से इतने ही मिनी मोल्स बनेंगे HA माइनस के, और वो कितने होंगे, 0.2 इंटू 8.12 मिलीमोल्स। यानी कि अब हमारे पास रिएक्शन में एक हमारे पास एनायन प्रेजेंट है और एक एसिड प्रेजेंट है, मतलब हमारे पास एक एसिड प्रेजेंट है और उसका एक कॉन्जुगेट बेस प्रेजेंट है। ठीक है, एक सॉल्ट प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, बफर सॉल्यूशन बना रहे हैं, क्योंकि एक एसिड प्रेजेंट है वीक एसिड और उसका सॉल्ट भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो बफर सॉल्यूशन की pH का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, यानी कि concentration of HA माइनस डिवाइडेड बाय concentration of H2A। ठीक है, अब यहाँ पे concentration को हम मोल से भी रिप्लेस कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि concentration क्या होती है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम तो टोटल सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मोल्स जो है इसके भी मोल्स कितने हैं, 0.2 इंटू 8.12, हमारे पास जो सॉल्ट है उसके मोल्स से इतने ही है, और हमारे पास एसिड के मोल्स भी सेम ही है 0.2 इंटू 8.12, तो यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि log 1 आ जाएगा, और log 1 क्या होता है, 0 होता है। मतलब यहाँ पे जो pH आ जाएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, pKa के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, अब ये यहाँ हमने बात करी थी pKa1 की। ठीक है, और जब हमने 8.12 ml हमने NaOH डाला था तो उस टाइम pH कितनी थी, 4.57 थी। ठीक है, यानी कि pH कितनी है हमारे पास, 4.57। ठीक है, तो मतलब जो हमारे पास pKa1 आया है इसका यूज़ करके वो कितना आया है, 4.57, यानी कि हमारे पास pKa1 कितना है, 4.57।
ठीक है, यही हमें चाहिए था क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो हमने क्या किया है, पहले हमने कॉन्सेंट्रेशन निकाली है एसिड की, इक्विवेलेंस पॉइंट का यूज़ करके हमने क्या किया है, एसिड की कॉन्सेंट्रेशन निकाली है। उसके बाद हमने जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन गिवन थी कि अगर हम 8.12 ml NaOH का यूज़ कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि हमारे पास सॉल्यूशन में क्या क्या बचेगा, और उसके अकॉर्डिंग हमने pH से फिर pKa1 को कैलकुलेट किया है, क्योंकि हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन था वो क्या था, एक बफर सॉल्यूशन था। ठीक है, तो उससे हमने क्या किया है, pKa1 को कैलकुलेट किया है। अब हमारे पास pKa1 भी आ गया, हमें क्या कैलकुलेट करना है, और pK2 कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जितने भी हमारे एम्फीप्रोटिक एसिड्स होते हैं उनके लिए pH की वैल्यू क्या होती है, हाफ इंटू pK1 प्लस pK2। ठीक है, तो अब हमारे पास pK1 भी पता है और pH भी पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, pK2 कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब pH क्या थी, 7.02, और pK1 क्या है, 4.57, तो pK2 हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारी pKa2 की वैल्यू आएगी वो सॉल्व करने पर आएगी 9.47, जो कि अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल है, 9.5 के इक्वल है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने हमारा जो एसिड था उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट भी कैलकुलेट कर ली है और सेकेंड आयनाइजेशन कांस्टेंट भी कैलकुलेट कर लिया है, किससे, टाइट्रेशन मेथड से हमने कैलकुलेट किया है इसे। ठीक है, तो अगर हम अपने ऑप्शंस में देखें अब, तो ऑप्शन सेकेंड क्वेश्चन में ऑप्शन ए pK1 कितना आया है, 4.57, इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन में pK2 आया है 9.5, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने राइट्रेशन मेथड का यूज़ करके हमारा जो वीक डाई बेसिक एसिड है उसके दोनों आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट्स को कैलकुलेट किया है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।